बच्चों, जूझ पाठ को लिखा है आनंद यादव जी ने। ये मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार थे और आनंद रतन यादव इनका पूरा नाम था। तो आप कह सकते हैं कि जो लेखक है उसने अपने जीवन के अनुभव को, अपने जीवन के संघर्ष को इस पाठ में लिखा है, इस पाठ में उतारा है और आप लोगों को इसको बताया है। पाठ का सारांश को अगर हम कई हिस्सों में बांटें तो सबसे पहले जो हिस्सा है वो आता है आनंदा और उसका परिवार। आनंदा के परिवार में उसके दादा, पिता मतलब दादा, दादा मतलब पिता, ठीक है, ये कहते हैं वहां पे, महाराष्ट्र की चूंकि ये कहानी है, और माँ रहते थे। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे, तो वो डरता था अपने पिता से। दादा सारा दिन गांव घर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की मां चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़े, लेकिन दादा के आगे उसकी एक भी न चलती थी। वो अपनी पत्नी की भी नहीं सुनते थे। ठीक, फिर पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। कौन? दत्ताजी राव। तो आनंदा और उसकी मां ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। अब जो दत्ताजी राव थे वो गांव में एक मानिंद व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे और सभी उसका सम्मान करते थे, उनकी बात कोई काटता नहीं था। तो जब वहां पर ये समस्या लेकर गए, उनसे बात की गई, तो दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनका बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह बच्चों सिर्फ दत्ता राव जी थे जो उनके पिताजी को समझा सकते थे। इसके बाद दत्ताजी राव के बारे में बताया जा रहा है और वो किस तरह से न्याय करते थे, लोगों की बातें सुनते थे। दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी मां की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना, यानी अपने पिता को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वो पढ़ सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। दत्ता जी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का है क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये बच्चा पढ़ लेगा तो जिंदगी में बहुत कुछ बन सकता है। उनको पढ़ाई का महत्व मालूम था। फिर उसके बाद जब आनंदा विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में उनसे कैसे सहपाठी बनते हैं, कैसे मित्र उनके व्यवहार करते हैं, उसके बारे में बनाया गया है और कैसे उनका व्यवहार बदलता है, कैसे उनका स्वभाव बदलता है, कैसे उनकी सोच बदलती है। देखिए, ये कहते हैं कि आनंदा जब पाठशाला जाते हैं तो उसके बाद पहले दिन जब पाठशाला गया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा क्योंकि उसने पहले ही एक अच्छा उत्तीर्ण नहीं की थी। चौहान नामक एक नए लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया। जैसे अक्सर होता है, आपस में जो बच्चे हैं मजाक करते हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि अब वो पाठशाला नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए कैसी मना स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और इसको समझना है आपको। किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो पाठशाला अवश्य जाएगा क्योंकि वो बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया है। देखिए, यहां पर एक चीज समझाई जा रही है आपको कि मुश्किलें व्यक्ति के इरादों को मजबूत करती हैं, व्यक्ति की जो लड़ने की क्षमता है उसको मजबूत करती हैं। इसलिए जब आनंदा को उसके दोस्तों ने सताया तो उसने सोचा कि मैं अब विद्यालय नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि वो बचपन से ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए आया था इसलिए उसने सोचा नहीं, मैं विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, हार नहीं मानूंगा। फिर बसंत पाटिल नाम का एक बहुत होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। आनंदा बसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और अखबारी कागज के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। ये पुराने जमाने की बात है। उस समय जो पुस्तकें होती थी उस पे अखबार का पेपर चढ़ाया जाता था, अखबार का कागज चढ़ाया जाता था। आजकल की तरह ब्राउन या प्लास्टिक पेपर कवर नहीं होते थे, तो उस समय लोग चढ़ाते थे और बड़ी खुशी होती थी जब ये कवर चढ़ाया जाता था। तो ठीक है,
तो अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी, क्योंकि वो उसका वसंत पाटिल मित्र बन गया, उससे पढ़ाई पे अच्छे ढंग से करने लगा और साथ ही साथ वो जो है कॉपी किताब में कवर चढ़ा के साफ सुथरे ढंग से स्कूल आने लगा। फिर उसे पाठशाला जाने में अब आनंद आने लगा था। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो विद्यालय है उस विद्यालय में एक शिक्षक है जिसका इसके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जो आनंदा है वो उनका जीवन बदल जाता है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है और कैसे उनकी पढ़ाई में और अधिक रुचि विकसित हो जाती है, ये जानिए थोड़ा उनके बारे में, जिनका नाम है सौंदल गेकर जी। ठीक है, देखिए गेकर वगैरह जो नाम है ये महाराष्ट्र में होते हैं, तो इसीलिए ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, श्री सौंदल गेकर जी मराठी अध्यापक हैं, मराठी भाषा के अध्यापक हैं। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते हैं, यानी पढ़ाने का ढंग उनका बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया अंदाज था उनका पढ़ाने का, तो सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे, सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे, ध्यान मग्न होकर सुनते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती कि जब वो पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता था, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देखिए, गीत हमें बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, और अगर गाने वाला पढ़ाने वाला अच्छा हो तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे मस्तिष्क में वो बस जाते हैं, हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो आनंदा था उसने गुरुजी से कविताएं सुन करके कविताएं याद कर ली और गुनगुनाता रहता था वो। ठीक है, फिर क्या हुआ, सौंदलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। श्री सौंदलगेकर जी से ही प्रेरणा लेकर अब आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगा था। ठीक है, और इसकी रुचि विकसित होती गई और वो कविताएं भी लिखने लगा। ठीक है, और उसे अपने गुरु जी को दिखाता भी था, जिससे कविता में जो कमी हो उन्हें ठीक कर देते थे, और इस तरह से आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया, उनका एक अच्छा शिष्य बन गया। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एक शिक्षक के कारण कैसे जो आनंदा गांव का बच्चा है, संघर्ष है और गरीबी में जूझ रहा था, कैसे उसका साहित्य में पढ़ने का मन आने लगा और साहित्य वो अच्छे ढंग से पढ़ने लगा। अब देखिए, आनंदा के जब जीवन में परिवर्तन हुआ तो वो कैसे अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या और पढ़ाई को वो करने लगा। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल न होती तो वो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। ठीक है, ऐसी लगन है, नहीं लिखता रहता, धुन सवार हो गया, उसको एक जुनून सवार हो गया कविता लिखने का। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता, और यदि वो सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात को ही सौंदलगेकर मास्टर जी के घर जाकर कविता को दिखा आता था, सुना आता था। ठीक है, इस कारण आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया, उसकी पढ़ाई में सुधार आया और वो एक अच्छा विद्यार्थी भी बन गया, और अब वो अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से समझने भी लगा था। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि कहां उसके पिताजी उस बच्चे को पढ़ने नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन दत्ताजी राव की सहायता से वो बालक विद्यालय गया और विद्यालय में जो शिक्षक मिले उसको मराठी भाषा के सौंदलगेकर जी, उसके माध्यम से उसके साहित्य में रुचि जगी, कविताएं लिखने लगा और अंततः आज ये लेखक हैं जिनका पाठ हम ये पढ़ रहे हैं, आनंद यादव। ठीक, तो इस तरह से ये सारांश खत्म होता है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके प्रश्नोत्तर, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है उसके बारे में। थैंक यू बच्चों।